हेलो बच्चों, मैं ममता जैन व्याख्यात अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स क्लास 12 में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। बच्चों 23rd चैप्टर अपना चल रहा है, जिसके अपन 2 वीडियो देख चुके हैं। पहली वीडियो के अंदर अपन ने देखा था बच्चों बजट किसे कहते हैं और बजट के उद्देश्य, और सेकेंड वीडियो के अंदर अपन ने क्या देखा था, राजस्व बजट और पूंजीगत बजट। फिर राजस्व बजट में देखा था राजस्व आय और राजस्व व्यय। इसी प्रकार पूंजीगत बजट के अंदर भी अपन ने पूंजीगत आय और पूंजीगत प्राप्तियां और व्यय के बारे में अपन देख चुके हैं। अब बच्चों मैंने उस वक्त भी कहा था कि अभी अपन और बजट के आगे प्रकार पढ़ेंगे, तो बजट को और भी कई भागों में बांटा है। तो कुल आय व कुल व्यय में संतुलन के आधार पर, है ना। जिसे बजट का मीनिंग ही क्या होता है बच्चों, बजट का मतलब होता है सरकार की आय और व्यय का अनुमानित आंकड़े या अनुमानित जो अपन ने आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकार किस मद के ऊपर कितना खर्च करना है और किस मद के ऊपर उसको कितनी आय प्राप्त होगी, उसका जो विवरण होता है वही तो बच्चे बजट कहलाता है। तो बजट के अंदर आय व्यय के अंदर आय और व्यय में संतुलन के आधार पर हमने बजट को 3 भागों में बांटा है। कौन से 3 भागों में बांटा है? बचत का बजट, संतुलित बजट और घाटे का बजट। तीनों के नाम याद रखना, बचत का बजट, संतुलित बजट और घाटे का बजट। अब यदि हम बात करते हैं बचत, बचत मतलब हमारा पैसा बच रहा हो, यानी बच्चों जब सरकार की आय अधिक हो और व्यय कम हो, यानी इनकम अधिक है, इनकम इज ग्रेटर देन एक्सपेंडिचर, आय अधिक है और व्यय कम है, तो इसे हम कहेंगे बचत का बजट। और ऐसा तब होता है जब करों के द्वारा उसकी आय अधिक हो जाए और लोक कल्याणकारी कार्यों के ऊपर जो सरकार व्यय कर रही है वो कम हो जाए, तब इस प्रकार का बजट बनता है, जिसको अपन कहते हैं बचत का बजट। दूसरा बजट है संतुलित बजट। I इज इक्वल टू ई, मतलब जितनी इनकम है उतना ही अधिक खर्चा हो जाता है, मतलब इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, यानी सरकार की जो आय होती है यदि उतना ही उसका व्यय हो जाए तो इसको कहते हैं संतुलित बजट। यानी करों के द्वारा सरकार को जो आय होती है वही वो क्या हो जाए, लोक कल्याणकारी कार्यों में वही पैसा डाल दे, तो इसे कहते हैं संतुलित बजट। और एक होता है अपना घाटे का बजट। तो घाटा मतलब नुकसान, लॉस, यानी जब सरकार की आय तो कम हो बच्चों और व्यय अधिक हो। माना कि सरकार को करोड़ से 500 करोड़ रुपए की आय हो रही है, लेकिन वो तो व्यय कितना कर रहा है, 600 करोड़ रुपए का व्यय कर रहा है, अर्थात उसकी इनकम तो कितनी हो गई 500 और एक्सपेंडिचर हो गया 600 रुपया, तो इसको कहते हैं घाटे का बजट। और ये सबसे अधिक घाटे का बजट सबसे अधिक लोकप्रिय बजट है लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था में। जिस देश के अंदर लोकतांत्रिक अर्थव्यवस्था चल रही है वहां पर घाटे का बजट बहुत लोकप्रिय है, क्योंकि घाटे का बजट में क्या होता है, सरकार व्यय अधिक करती है, करों से आय कम होती है और उसकी तुलना में व्यय अधिक करती है, और उसके लिए उसको ऋण की आवश्यकता होती है जो आरबीआई से ले सकती है, यानी केंद्रीय बैंक से ले सकती है, विदेशों से भी लेती है या जनता से भी लेती है। तो इस प्रकार का जो बजट होता है वो लोकप्रिय बजट होता है, क्योंकि इसमें लोक कल्याण के लिए जो कार्य होते हैं वो अधिक होते हैं। तो इस प्रकार अपन ने कुल आय और कुल व्यय में संतुलन के आधार पर हमने 3 बजट पढ़े, बचत का बजट, संतुलित बजट और घाटे का बजट। यहाँ पर यदि आय 500 है तो व्यय 400 होगा, यानी 100 करोड़ रुपया बच जाएगा। यहाँ पर 500 करोड़ रुपया आय है तो 500 करोड़ रुपया व्यय हो जाएगा, तो इक्वल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आय तो कम है और व्यय अधिक है। आ गया बच्चों समझ में? ये तो आय और व्यय में संतुलन के आधार पर बजट हो गया। अब हम आगे बढ़ते वर्तमान परिवेश के आधार पर, फिर आगे बजट को और अधिक भागों के अंदर बांटा है। तो इसे मैंने इसको 9 भाग बना दिए। सबसे पहले आम बजट, दूसरा पूरक बजट, पूरक बजट में अपन लेखानुदान भी पढ़ेंगे, निष्पादन बजट, जीरो बेस बजट, आउटकम बजट, जेंडर बजट, संघीय बजट और सामान्य और संकटकालीन बजट। एक एक करके बच्चों मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। सबसे पहले अपन बात करेंगे आम बजट। आम बजट बच्चों पारंपरिक बजट है ना, सरकार के द्वारा ये बजट, आम बजट एक पारंपरिक बजट है और इसके अंदर वेतन, मजदूरी, उपकरण, मशीन, इनकी आय व्यय का ब्यौरा होता है। तो इस जो आम बजट का मुख्य उद्देश्य होता है सरकारी खर्च पर नियंत्रण करना, न कि ये ध्यान रखना कि देश का इस बजट से क्या विकास होगा। यानी जो सरकार, यानी हमारा बजट कौन बनाता है, हमारे मंत्रिपरिषद कार्यकारिणी बनाती है, और बना करके किसके सामने पेश किया जाता है, संसद के सम्मुख पेश किया जाता है, यानी वित्त मंत्री बजट बनाता है। तो आम बजट के अंदर ये क्या, किस बात के ऊपर ध्यान रखा जाता है, आम बजट के अंदर इस बात पे बजट ध्यान रखा जाता है कि हमारे खर्चों पर नियंत्रण हो, लेकिन इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है कि जो बजट बन रहा है उससे देश का विकास होगा या नहीं। और इसके अंदर किस किस को सम्मिलित किया है,
वेतन, मजदूरी, उपकरण और मशीन, इन सब के आय व्यय को इस आम बजट, जिसको अपन कहते हैं पारंपरिक बजट, इसके अंदर सम्मिलित किया है। दूसरा बजट है बच्चों पूरक। पूरक मतलब सप्लीमेंट, यानी पूरक बजट कौन सा बजट होता है, नाम से ही पता है सप्लीमेंट बजट। यानी जैसे अपन को क्या बताया कि अपना वित्तीय वर्ष क्या होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। तो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक के अंदर उनको जो भी बजट होता है उसके लिए धनराशि आवंटित होती है और उसको उनको 31 मार्च तक चलानी होती है। लेकिन कभी विशेष परिस्थितियों में क्या हो जाता है बच्चों कि जो धनराशि 31 मार्च तक चलानी थी वो 31 मार्च के पहले ही समाप्त हो जाती है। ऐसे में सरकार अतिरिक्त धनराशि की मांग के लिए एक पूरक बजट बनाती है। आ रहा है ना बच्चों समझ में कि जो धनराशि 31 मार्च तक चलनी थी यदि वो वहीं पर खत्म हो जाती है पहले, तो सरकार अतिरिक्त धनराशि के लिए क्या करती है, पूरक बजट बनाती है। तो मैंने यहाँ पर भी ये लिखा है कि इसी के अंदर अपना लेखानुदान भी इसी में आएगा कि यदि 31 मार्च से पहले धनराशि खत्म हो जाती है तो सरकार जो अतिरिक्त धनराशि की मांग के लिए जो बजट बनाती है उसे बच्चों पूरक बजट कहते हैं। और पूरक बजट में अपन लेखानुदान पढ़ेंगे, क्यों कि लेखानुदान क्या है, राशि है जो संसद किनको दे रही है, सरकार को दे रही है। यानी अस्थायी व्यय है तो संसद द्वारा अग्रिम धनराशि, या जब पूरक बजट बनाया, पूरक बजट कौन बनाता है, सरकार बनाती है। क्यों, क्योंकि उसके पास पैसे खत्म हो गए 31 मार्च के पहले, क्योंकि नई धनराशि तो 1 अप्रैल के बाद में आएगी। लेकिन समझ लो कि आपकी तो पहले ही खत्म हो गई, जनवरी में ही आपके तो पैसे खत्म हो गए या फरवरी में ही खत्म हो गए, तो 1 या 2 महीने की अवधि के लिए पूरक बजट बनाया जाता है। और इस पूरक बजट के लिए सरकार जो अग्रिम धनराशि देती है उसे ही हम लेखा अनुदान कहते हैं, लेखानुदान कहते हैं। अब हमारा तीसरा बजट आता है निष्पादन बजट। तो इस निष्पादन बजट को लक्षणमुखी या उद्देश्यपरक बजट भी कहते हैं, क्योंकि बच्चों ये जो निष्पादन बजट होता है इसको एक कार्य के परिणामों के आधार पर बनाया जाता है। निष्पादन बजट किसके आधार पर बनाया जाता है, कार्य के परिणामों के आधार पर। कि लास्ट साल हमने जैसे कृषि के ऊपर हमने 300 करोड़ रुपया रखा था कि तो क्या हमको इस 300 करोड़ रुपये का इतनी आय हुई है, यदि नहीं हुई है तो इस वर्ष हम 300 करोड़ की बजाय 200 करोड़ ही कृषि के ऊपर व्यय करेंगे। और देखा था कि हमने लास्ट ईयर खनिज संसाधन के ऊपर हमने 200 करोड़ रुपये रखा था व्यय, लेकिन इससे पता चला कि 200 करोड़ रुपये व्यय करने पर भी हमको बहुत अधिक फायदा हो गया है। तो सरकार इस बार क्या करेगी, 200 करोड़ के बजाय वहां पर 300 करोड़ कर देगी। तो कार्य के परिणामों को देख करके कि लास्ट ईयर हमने जो कार्य किया था, हमने जो आय व्यय का जो विवरण प्रपत्र तैयार किया था, क्या वो सही था, उसके अंदर हमको कितना परिणाम मिला। तो इन बातों को देख करके जब नया बजट बनाया जाता है तो इसको हम निष्पादन या परफॉर्मेंस बजट कहते हैं, क्योंकि ये कार्य की परफॉर्मेंस निष्पादन को देख करके ये बजट बनाया जा रहा है। तो ये बजट क्या होता है, लक्षणमुखी होता है और उद्देश्यपरक होता है। क्यों लक्षणमुखी और उद्देश्यपरक होता है, क्योंकि इसमें किसी एक लक्ष्य को ध्यान में रख करके, उद्देश्य को ध्यान में रख करके बजट बनाया जाता है। और ये बजट अधिक सक्सेस है क्योंकि हमने लास्ट ईयर हमारे अनुभव काम आया इसके अंदर कि लास्ट ईयर हमारा ये अनुभव अच्छा रहा, ये अनुभव खराब रहा, तो इसके आधार पर हम आगे की प्लानिंग करेंगे। हम घरों में भी ऐसा ही करते हैं कि हमको यहाँ पर धोखा मिला, यहाँ पर हमको नुकसान हुआ, यहाँ पर तुमको ज़्यादा सक्सेस मिली, तो हम आने वाले वर्षों के अंदर हम जो कार्य करते हैं तो पैसों का जो बजट बनाते हैं उसमें हम इस बात के बच्चों ध्यान रखते हैं। तो निष्पादन बजट का मतलब हो गया कार्य के परिणामों को ध्यान में रख करके जो बजट बनाया जाता है उसे निष्पादन बजट कहते हैं। और ये लक्षणमुखी भी होता है और उद्देश्यपरक भी होता है। अब अगला बजट पढ़ेंगे जीरो बेस। जीरो बेस मतलब जिसका आधार शून्य है, जीरो बेस। और इस बजट को अपन सूर्यास्त बजट भी कहते हैं और सनसेट बजट भी कहते हैं। बच्चों ऐसे क्वेश्चन 1-1 नंबर के आते हैं बोर्ड के अंदर कि जीरो बेस बजट किसे कहते हैं या निष्पादन बजट किसे कहते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से ये याद होना चाहिए। तो जीरो बेस बजट का मतलब होता है ऐसा बजट जो विगत वर्षों को ध्यान में रखकर नहीं बनाया जाता है। जैसे अभी हम बात निष्पादन बजट की कर रहे थे, तो निष्पादन बजट पे बच्चों हम क्या बात कर रहे थे कि हम पिछले वर्ष के अनुभव, पिछले वर्ष के कार्य का परिणाम के आधार पर बना रहे, तब तो निष्पादन बजट है। लेकिन हमारा जो जीरो बेस बजट बच्चों कैसे बनेगा, जिसके अंदर हम लास्ट ईयर हमारा क्या हुआ, कहाँ नुकसान हुआ, कहाँ फायदा हुआ, कहाँ हमें अधिक फायदा मिला, कौन सा सक्सेस रहे, उन बातों का कोई प्रभाव नहीं ध्यान में रखा जाता है। और अब जीरो से जो स्टार्ट किया जाता है इसे ही जीरो बेस बजट या सूर्यास्त बजट कहते हैं। क्यों इसको सूर्यास्त सनसेट बजट कहते हैं, क्यों कि प्रतिदिन क्या होता है, सनसेट होता है और दूसरे दिन वापस से सनराइज होता है। यानी आज सूर्यास्त हो गया, यानी आज का काम आज खत्म, अब कल वापस से सूर्योदय होगा तो नई बात चालू होगी।
तो जीरो बेस बजट का भी बच्चों इसी प्रकार है। गत वित्तीय वर्ष के अंदर के अनुभवों को इसके अंदर शामिल नहीं किया जाता है और इस वर्ष का नए दिमाग से नए लक्ष्यों को ध्यान में रख के और नए तरीके से जो बजट बनाया जाता है बच्चों, उसी को अपन जीरो बेस बजट कहते हैं। और इसके अंदर एक बात और बता दूं कि जो जीरो बेस बजट था वो अमेरिका के पीटर ए पायर ने बनाया था सबसे पहले, इसी को इनका जनक कहते हैं। पीटर ए पायर को जीरो बेस बजट का जनक कहते हैं और ये अमेरिका के रहने वाले थे। और सबसे पहले कहाँ पर लागू हुआ था? 1979 के अंदर जिमी कार्टर द्वारा लागू किया था, जो कि अमेरिका के उस वक्त राष्ट्रपति थे। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने 1979, जिनका नाम था जिमी कार्टर, उन्होंने सबसे पहले जीरो बेस बजट को अपने देश में लागू किया था। और इसके जनक कौन है? इसके जनक है पीटर ए पायर। आगे बच्चों समझ में? तो जीरो बेस बजट ऐसा बजट जिसमें विगत वर्ष के व्ययों और आय को ध्यान में नहीं रखा जाता है, उसे जीरो बेस बजट कहते हैं। इसे सनसेट या सूर्यास्त बजट भी कहते हैं। अब आता है आउटकम बजट, जिसको अपन कहते हैं परिमाणोन्मुख बजट, यानी ये भी निष्पादन बजट की तरह ही है, लेकिन बच्चों इसके अंदर जो जिन कार्यों के ऊपर हम व्यय के बारे में सोचते हैं, तो या जिन कार्यों से हमको आय की संभावना है, वो ऐसे कार्य का इसमें चयन किया जाता है जिनका कार्य होने के बाद मूल्यांकन किया जा सके, जिनकी परख की जा सके, उसे आउटकम बजट कहते हैं। आउटकम यानी जिसका परिणाम हमें दिख सके, जिसका कैलकुलेशन किया जा सके, मूल्यांकन किया जा सके कि हाँ ये कार्य ऐसा था और इसका कार्य मतलब उसको दिखता हो हमें कि इसमें ये सुधार हुआ या इसमें कमी हुई। तो आउटकम बजट का मतलब होता है ऐसे कार्यों के ऊपर खर्च करना जिसमें कार्य संपन्न के बाद जिसका मूल्यांकन या परख संभव हो, तो इसको परिमाणोन्मुख बजट भी कहते हैं। और इसमें इस बात का अच्छे से ध्यान रखा जाता है कि जो बजट की राशि हमने जिस कार्य के लिए रखी थी, तो उसी कार्य के ऊपर व्यय हो और जितने समय के अंदर हमें इस कार्य को पूरा करना था, उतने समय में वो कार्य पूरा हो जाए और जिसके लिए थी, जिस स्थान तक उस राशि को पहुंचना था, वहां तक पहुंचे या न पहुंचे, इसका पूरा इसके अंदर प्रावधान होता है। तो आउटकम बजट के अंदर ऐसे कार्य किए जाते हैं जिसका मूल्यांकन किया जा सके, कार्य के समाप्ति के बाद जिसका मूल्यांकन हो सके, जिसका परख हो सके, प्लस इसके अंदर जिसके लिए, जिस मद के लिए जितना पैसा आवंटित हुआ था, क्या उस मद के ऊपर इतना पैसा बराबर खर्च हुआ है, सही समय पे वो कार्य पूरा हुआ है और जिस तरह का हम कार्य चाहते थे वो कार्य ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है, उसका पूरा ध्यान रखा जाता है आउटकम बजटिंग में। अब आता है जेंडर या लैंगिक बजट। नाम से क्लियर है, जेंडर यानी बच्चों कई देशों के अंदर महिलाओं की स्थिति आज भी दयनीय है। महिलाओं को कम आंका जाता है, महिलाओं को कमजोर समझा जाता है, महिलाओं को ऐसा माना जाता है कि उनमें क्षमताएं कम होती है। तो महिलाओं को पुरुषों के बराबर लाने के लिए जेंडर बजट या लैंगिक बजट का प्रावधान है। इसके अंदर महिलाओं के विकास और उनके कल्याण के लिए अलग से धनराशि का इंतजाम किया जाता है। तो ऐसा बजट जिसमें महिलाओं के ऊपर यानी लिंग, स्त्रीलिंग के ऊपर, महिला के ऊपर अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान होता है बच्चों, इसे ही हम जेंडर या लैंगिक बजट कहते हैं। इसमें महिलाओं के विकास, कल्याण और सशक्तिकरण के ऊपर जोर दिया जाता है और इसमें जो धनराशि महिलाओं के विकास, कल्याण और सशक्तिकरण के ऊपर व्यय की जाती है। तो ये हो गया जेंडर या लैंगिक बजट। और इसका जो मुख्य लक्ष्य होता है कि महिलाओं को पुरुष के बराबर लाया जाए। अब है संघीय, प्रांतीय व स्थानीय बजट। नाम से क्लियर है, संघीय मतलब यूनियन, प्रांतीय मतलब अपने स्टेट और स्थानीय मतलब अपनी लोकल बॉडीज। तो जो मुख्य बजट होता है वो संघीय बजट होता है, जो केंद्र सरकार के द्वारा पहले क्या किया जाता है, जारी किया जाता है। मतलब केंद्र सरकार जो बजट बना करके संसद के सम्मुख पेश करती है और संसद जब उसको स्वीकृति दे देती है तो वो पूरे देश के ऊपर लागू होता है, वो कहलाता है संघीय बजट। लेकिन जो प्रांतीय बजट होता है वो सभी स्टेट का अपना अपना अलग होता है। राजस्थान का अपना संघीय बजट होगा, उत्तर प्रदेश का अपना संघीय बजट होगा, पंजाब का अपना संघीय बजट होगा। तो संघीय बजट अपना प्रांतीय बजट होगा। तो प्रांतीय बजट क्या, प्रत्येक प्रांत या राज्य या स्टेट का अपना बजट होता है और जो सरकार क्या करती है, विधानसभा के सम्मुख उसको पेश करती है और जब विधानसभा उसको स्वीकृति देती है तो अपने राज्य के अंदर वो लागू होता है। इसी प्रकार लोकल बॉडीज, जो हमारे स्थानीय स्तर के ऊपर जो बजट बनते हैं उसको हम स्थानीय बजट कहते हैं और हमारे स्थानीय बजट पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं, उनके ऊपर संघ या प्रांत का कोई कंट्रोल नहीं होता है। तो आ गया बच्चों समझ में। संघीय जो केंद्र लेवल पर होता है,
प्रांतीय जो स्टेट लेवल पर होता है, और स्थानीय जो लोकल बॉडीज के अंदर लोकल लेवल पे होता है वो स्थानीय बजट होता है। और स्थानीय बजट बिल्कुल स्वतंत्र होता है, इसके ऊपर हमारे संघ और प्रांत का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। अब आता है हमारा सामान्य और संकटकालीन बजट। सामान्य बजट यानी जब देश के अंदर सभी घटनाएं, सभी कुछ नॉर्मल सामान्य रूप से चल रहा है, तब जो बजट काम करता है वो तो कहलाता है बच्चों सामान्य बजट। लेकिन कभी कभी देश में संकट काल आ जाता है, तो संकटकालीन परिस्थितियों के अंदर जो बजट बनाए जाते हैं उन्हें संकटकालीन बजट कहते हैं, क्योंकि जिस वक्त देश में जो संकट आया होता है उसको ध्यान में रखकर ये बजट बनाए जाते हैं। जैसे युद्ध चल रहा है, मंदी चल रही है, अकाल चल रहा है, अतिवृष्टि हो रही है, या कोई महामारी, जैसे अभी कोरोना की महामारी चल रही है ना, कभी प्लेग चला था, तो इस प्रकार किसी महामारी का दौर चलता है, तो उस वक्त बच्चों जो बजट बनाए जाते हैं उसे हम संकटकालीन बजट कहते हैं। तो बच्चों आज अपन ने क्या क्या देखा? आज अपन ने देखा कि आय व कुल व्यय, कुल आय और कुल व्यय में संतुलन के आधार पर हमारे बजट 3 थे। बचत का बजट, संतुलित बजट और घाटे का बजट। उसके बाद हमने वर्तमान परिपेक्ष के अंदर भी बजट के प्रकार देखे। आम बजट, पूरक बजट में अपने लेखानुदान देखा, फिर निष्पादन बजट, जीरो बेस बजट, आउटकम बजट, जेंडर बजट, संघीय प्रांतीय स्थानीय बजट, सामान्य और संकटकालीन बजट। इस प्रकार 9 बजट हमने ये पढ़ लिए। तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर अपने राजस्व बजट और पूंजीगत बजट पढ़ा था, जिसके अंदर मैंने बताया था कि राजस्व आय और राजस्व प्राप्ति हो गया था, पूंजीगत आय पूंजीगत प्राप्ति हो गई। फिर हमने बचत, जिसमें इनकम अधिक है, एक्सपेंडिचर कम है, संतुलित इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर। और जो घाटे का बजट के अंदर क्या होता है, इनकम कम होती है और खर्चा हमारा ज़्यादा होता है। उसके बाद हमने ये सारे बजट भी पढ़ लिए। तो बच्चों इसमें से आपके 1-1 नंबर के क्वेश्चन आने की या 2-2 नंबर के क्वेश्चन आने की बच्चों ज़्यादा संभावना होती है। किसी भी एक बजट के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप मेरी तीनों वीडियो को अच्छे से देखिए ताकि आपको बजट बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। अभी हम इसकी 23rd चैप्टर की एक और वीडियो हम पढ़ेंगे, उसके साथ ही अपना ये लेसन कंप्लीट होगा। उसके बाद अपने 2 ही लेसन बचेंगे अब तो, 24 और 25। तो अब आपका काम है कि 23rd चैप्टर को अच्छे से समझना है। तो मेरी तीनों वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, और वीडियो के बाद जो मैंने फोटो अपलोड किए उससे आप अपने नोट्स बनाते रहिए, ताकि आपको आपका सारा जो लेसन है वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब हम 23rd चैप्टर की लास्ट वीडियो के अंदर बच्चों फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।